हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग हंस मेहता समिति जो कि वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन टीचर एजुकेशन से संबंधित थी, उसके बाद की कमेटीज और कमीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हंस मेहता समिति जो कि वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट उसने रिकमेंडेशंस की थी, चाहे वो एजुकेशन को सभी लेवल पर को एजुकेशन बनाना हो या फिर स्कूल्स में वुमेन्स टीचर्स के लिए रिजर्वेशंस की बात की गई हो, तमाम बातें थी। आज हम लोग एक और समिति के बारे में डिस्कशन करते हैं, भक्ता वत्सलाम कमेटी के बारे में। और ये कमेटी भी वुमेन एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो 1962 के बाद हमारा टाइम आता है 1963 और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे भक्ता वत्सलाम कमेटी 1963। तो भक्ता वत्सलाम समिति, अब ये कमेटी क्या है? ये कमेटी भी वुमेन एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड दो कमेटीज को स्पेशली पढ़ा। पहली थी हमारी दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 और फिर हम लोगों ने पढ़ा हंस मेहता समिति 1962। तो ये तीसरी समिति है, यानी जो इसका कोर एरिया था वो है क्या? कोर वर्किंग एरिया क्या है? इस समिति का टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन especially rural areas। मतलब अंतर क्या है? जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी वो पहली समिति थी भारत में महिला शिक्षा को लेकर के। हंस मेहता समिति दूसरी समिति थी जिसने महिला शिक्षा के साथ साथ महिला जो है वो शिक्षक शिक्षा के बारे में विवाद की, और ये समिति भी महिला शिक्षा के बारे में बात कर रही है, लेकिन विशेष रूप से महिला शिक्षा की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करना था इसको। लेकिन स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो महिला शिक्षा है या वहाँ की जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना था। तो इसका कोर एरिया क्या है? वुमेन एजुकेशन ही है, लेकिन स्पेशली या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिला शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना। तो टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो बात समझ में आ रही? तो विशेष ग्रामीण क्षेत्र की महिला शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना इस समिति का जो था वो कार्य था। अब इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इसकी सिफारिशें क्या थी? महिला शिक्षा के बारे में। तो महिला शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था कि चूंकि भारत 1963 में बहुत एक आर्थिक रूप से वीक कंट्री हुआ करता था, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को 1962 में युद्ध भी लड़ना पड़ा चाइना, तो इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति से वो काफ़ी जो है वो नाजुक हो चुकी थी। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत में महिला शिक्षा को सुधार होने के लिए केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वुमेन एजुकेशन को बेहतर करने के लिए पीपीटी मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए, अर्थात सोसाइटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो पहले इसका मतलब है कि सरकार
एवं समाज दोनों मिलकर के कार्य करें, मिलकर कार्य करें। किससे संबंधित? हर चीज महिला शिक्षा के बारे में। तो महिला शिक्षा के संदर्भ में सरकार और समाज दोनों को मिलकर के काम करना है। यहाँ सरकार का मतलब गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हो सकती है, और समाज का मतलब है निजी संस्थान या जो निजी समूह है, सोसाइटी है, यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलकर के वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है स्पेशली वो सह शिक्षा युक्त कर दी जाए। दूसरा सजेशन था। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो हमारी एजुकेटेड मैरिड वुमेन्स है उनको पार्ट टाइम टीचिंग जॉब दी जाए। एजुकेटेड यानी शिक्षित विवाहित महिलाओं को अंशकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाए। तो जो एजुकेटेड मैरिड वुमेन्स हैं, जो कि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए समिति ने कहा कि उनको पार्ट टाइम टीचिंग जॉब दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। चौथी बात इन्होंने कही कि जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अर्थात जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में महिला आरक्षण लागू किया जाए। यानी वहां पर महिलाओं की सीट्स जो है वो रिजर्व की जाए। जो हमारे बीएड कॉलेज हैं, बीटीसी कॉलेजेस हैं वहां पर। और पांचवी बात इन्होंने कही कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा केंद्र खोले जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा केंद्र, और ये विशेष रूप से किसके? वयस्क शिक्षा से संबंधित बात हो रही थी, एडल्ट एजुकेशन के बारे में, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकी, तो उनके लिए जो है वो महिला शिक्षा केंद्र, बाद में इन्हीं महिला शिक्षा केंद्रों को जब 1986 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो उसके लिए एक महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, जिसको आगे की हम क्लासेस में पढ़ेंगे। तो विशेष रूप से जब भक्तवत्सलाम समिति के बारे में बात की जाती है तो भक्तवत्सलाम समिति का संबंध क्या है? ग्रामीण महिला शिक्षा से है। बात ध्यान रखें, रूरल वुमेन एजुकेशन से इसका संबंध है। इसमें इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था वो ये था, और ये था जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा केंद्र स्थापित करने की सिफारिश किस समिति ने की है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता। बाकी जो हमारी एजुकेटेड मैरिड वुमेन्स हैं उनको पार्ट टाइम टीचर नियुक्त किया जाए। प्राथमिक शिक्षा सह शिक्षा युक्त हो, ये चूंकि दुर्गा हंस मेहता समिति में पूरी शिक्षा को ही सह शिक्षा युक्त बनाने की बात कह चुकी थी। हाँ, महिला शिक्षा के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं जो इस समिति से निकल करके आए, स्पेशली रूरल एरिया की वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। गाइस, अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग कमीशन पढ़ते हैं जिसको हम कोठारी कमीशन कहते हैं, या जिसको हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कोठारी कमीशन।
1964 to 66 कोठारी आयोग कहते हैं, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन, या इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो जरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन है, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एजुकेशनल एक डॉक्यूमेंट है इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत एस्पेक्ट से रिलेटेड फेमस जो है वो पुटअप किए जाते हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट यहाँ पर आपको क्या रखना है ध्यान, कि ये जो है इंडिया का थर्ड कमीशन है, थर्ड कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का ये तीसरा आयोग है। और पहले दूसरे कौन थे? पहला जो था हमारा वो था राधाकृष्णन कमीशन, पहला आयोग, और दूसरा था मुदालिया। तो तीसरा हमारा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये कमीशन था। और दूसरी बात, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का पहला एक पूर्ण कालिक, या यूं कह लीजिए पहला एक क्षारगर्भित ये आयोग था। हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो राधाकृष्णन कमीशन या मुदालिया कमीशन इसके पहले बने थे, ये भारत के एजुकेशन के किसी एक एस्पेक्ट पर ही इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। जैसे राधाकृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम जिसे कह रहे हैं, उसने केवल हायर एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस दी थी। मुदालिया कमीशन ने केवल सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस दी थी। कोठारी कमीशन भारत का पहला पूर्णकालिक या एक पूर्ण आयोग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसने भारत की समग्र शिक्षा पर अपने प्रतिवेदन दिए थे, अर्थात जो भारत की टोटल एजुकेशन है, एक जो है ओवरऑल एजुकेशन स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वो वुमेन एजुकेशन हो, चाहे वो ओपन एजुकेशन हो, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो टीचर एजुकेशन हो। तो भारत के हर शैक्षिक पहलू पर इस आयोग ने टिप्पणी की थी, उसके बारे में सुझाव दिया था। इसलिए हम इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का तीसरा आयोग और भारत का पहला पूर्णकालिक आयोग कहते हैं। पूर्णकालिक आयोग इसलिए है क्योंकि भारत का ये पहला ऐसा आयोग था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिसने भारत की संपूर्ण शिक्षण प्रणाली पर जो है अपना सुझाव और अपना प्रतिवेदन दिया था। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं। अब जरा इस आयोग पर आते हैं और इसके गठन के पृष्ठभूमि को जरा समझते हैं। क्योंकि अब तक जो आयोग बने थे, हमने कहा कि वो आयोग भारत की किसी एक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपने अध्ययन या सुझाव दिए थे। तो भारत में क्या था, एक नेशनल लेवल का जो एक एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। भारत के एजुकेशन में क्या था, एक अलगाव था, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन अपना अलग चल रही है, सेकेंडरी एजुकेशन का अपना अलग सिस्टम है, हायर एजुकेशन अपना अलग रागमाला है। और एक एजुकेटेड सोसाइटी, एक शिक्षित समाज तब हम
बना सकते हैं जब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में पारस्परिक संबंध होगा, पारस्परिक एक जुड़ाव होगा। तो इस बात की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा रिकॉग्नाइज जो है रीस्ट्रक्चर्ड करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, ताकि एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन डेवलप हो सके इंडिया के अंदर। तो इस बात की जो आवश्यकता महसूस की गई, तो तत्कालीन जो सरकार है उसने दौलत सिंह कोठारी, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग का जो गठन हुआ, वो गठन हुआ जुलाई 1964 में। आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन दिया जून 1966 में, और इसका जो प्रतिवेदन था, इस प्रतिवेदन में 23 भाग थे और 287 पेज थे कि इनकी रिपोर्ट्स थी। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है, प्रतिवेदन शीर्षक पूछा जाता है, रिपोर्ट्स का टाइटल क्या था। इनकी रिपोर्ट्स का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। जो आयोग था वो 17 सदस्यीय आयोग था, और जिसमें 5 विदेशी सदस्य भी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत का एक ऐसा कमीशन है जिसमें एक्सपर्ट्स के रूप में एज अ मेंबर फॉरेन एक्सपर्ट्स को, जो भारत दूसरे विदेशी विश्वविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के, वो थे डीसी कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी। और दौलत सिंह कोठारी कौन थे उस समय? यूजीसी के चेयरमैन थे। ये भी कई दफा पूछा गया कि जो कोठारी कमीशन के अध्यक्ष थे डीसी कोठारी, वो वो कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे। तो अब तक आपको क्या पता चला कि आयोग का गठन कब हुआ? आयोग का गठन हुआ जुलाई 1964 में। प्रतिवेदन कब दिया? 2 साल बाद, लगभग जून 1966 में। 23 भागों का प्रतिवेदन और 227 पेज की इनकी रिपोर्ट है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो रिपोर्ट का इनका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास या शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति भी कहीं कहीं पर लिख करके आता है। कुल आयोग में 17 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, जिसमें 5 विदेशी सदस्यों को भी रखा गया था। और इस आयोग का नाम कोठारी आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि इस आयोग की अध्यक्षता जो है वो यूजीसी के चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी ने की थी, इसलिए हम इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहते हैं। अब इसके बाद हमें इसका कोर एरिया ऑफ वर्क समझना होगा। हाँ, एक और बात है कि इसके गठन का सुझाव किसने दिया था? तो इसके गठन का जो सुझाव था वो शिक्षा मंत्रालय और CABE, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद,
जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, उसने इस आयोग के गठन की सिफारिश की थी। तो इसकी सिफारिश के मूल में भी आपको पता होना चाहिए सिफारिश किसने की थी। हाँ, अब इसका जो कोर एरिया ऑफ वर्किंग है वो क्या है? तो इसका जो कार्य क्षेत्र है, कोर एरिया ऑफ वर्किंग, वो क्या निकल करके आया? भारत की समग्र शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन एवं सुधार हेतु सुझाव। अब जब हम यहाँ पर समग्र शिक्षा या होल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ समग्र शिक्षा का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो समग्र शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर समग्र शिक्षा का मतलब है प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तो ये हर शिक्षा पर, और केवल यहाँ पर नहीं बल्कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन परामर्श, जो शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, उन सभी आयामों पर इसको प्रतिवेदन देना था। इसीलिए ये एक हमने कहा कि भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल कमीशन है। तो बात ये समझ में आ रही है कि हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल कमीशन क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल कमीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके किसी एक पहलू पर या किसी एक पक्ष पर इसने प्रकाश नहीं डाला, बल्कि शिक्षा के जितने भी सभी संभावित आयाम हैं उन सभी संभावित आयामों पर इसने अपना जो है वो सुझाव दिया, उसकी समस्याओं को रेखांकित किया। तो अब कोर एरिया ऑफ वर्किंग के बाद हम जरा इसके अब रिकमेंडेशंस जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आप इससे से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने जब हर शिक्षा के बारे में बात की है तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट तो हर शिक्षा के बारे में इसने कुछ महत्वपूर्ण बोले ही होंगे, क्योंकि तब से आज तक हम इस आयोग को क्यों पढ़ रहे हैं और ये आयोग इस आयोग से संबंधित प्रश्न क्यों इतने पूछे जाते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो अब हम इसके रिकमेंडेशंस पर आते हैं, इसके सुझाव पर आते हैं। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या जो इसके सुझाव हैं, उस सुझाव में इनका जो रिपोर्ट का टाइटल था, यानी जो इनकी रिपोर्ट थी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, उस शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास में ये जो शुरू करते हैं, इनका जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो स्टार्ट की है उसका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओपनिंग सेंटेंस इन्होंने लिखा कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, the destiny of India is being shaped in her classroom। अर्थात
भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये कई दफा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किस कमीशन से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट कई दफा पूछा चुका है, इसकी टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल कई दफा पूछा जा चुका है, और इस कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी उस रिपोर्ट्स का जो ओपनिंग सेंटेंस है उस ओपनिंग सेंटेंस को भी कई बार पूछा जा चुका है। तो उसका ओपनिंग सेंटेंस है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम, मतलब भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। अब इसके बाद हम इसके रिकमेंडेशंस पर आते हैं। रिकमेंडेशंस जो कि पॉइंट वाइज है यहाँ पर, तो उनको हम कंसीडर करते हैं। तो उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो कई सारे हैं। अब उन कई सारे बिंदुओं को हम वन बाय वन करके लिखते हैं। पहली चीज तो इन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना की बात की, राष्ट्रीय शिक्षा संरचना यानी नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात की। फिर दूसरा इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की। कॉमन स्कूल सिस्टम या कॉमन स्कूल प्रणाली भी इसको कहते हैं। तीसरा इन्होंने स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, जिसे हम विद्यालय संकुल कहते हैं। चौथा इन्होंने SUPW की बात की। पांचवा इन्होंने जो है ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले के बारे में बात की। छठा इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि यहाँ पर लगभग 30 से 35 बातें हैं जो निकल करके आएंगी, लेकिन हम फेज बाय फेज इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकट्ठा सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। अब शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का मतलब है कि इन्होंने 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात की नेशनल लेवल पर। हमने कहा ना कि पूरे भारत में शिक्षा में एक रूपता कैसी लाई जाए, तो उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में 10+2+3 जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है लागू किया जाए। 10+2 का मतलब है कि यहाँ पर 10 वर्षीय जो है हमारी यहाँ पर पहली शिक्षा होगी, फिर 10+2 का मतलब 10वीं तक की शिक्षा, फिर ये 11वीं 12वीं और फिर 3 साल की जो है हमारा UG लेवल का या विश्वविद्यालय शिक्षा होगा। तो यहाँ पर 10+2 का मतलब 10वीं और यहाँ 12वीं और ये फिर UG लेवल की। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम भारत में 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें से पहली जो 10 वर्षीय शिक्षा है उसमें से प्रथम 5 जो है, अगर हम इसकी बात करें तो उसमें से ये जो डिवाइडेड है ये 5, 3 और 2 में होनी चाहिए। यानी 5 वर्ष की हमारी प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा अर्थात ये जो है 6 से 8 तक, और फिर 9, 10। तो 5, 3, 2 यानी ये प्रथम 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा, फिर 2 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा और फिर 3 वर्षीय जो है हमारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा कम से कम होना चाहिए। तो इसको हम नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में 10+2+3 एजुकेशन फॉर्मूला या एजुकेशन स्ट्रक्चर किसने डेवलप किया या इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी। तो ध्यान रखें कि उसकी रिकमेंडेशन जो है वो कोठारी कमीशन ने की थी। फिर दूसरा, कॉमन स्कूल प्रणाली क्या है, एक सामान्य विद्यालय प्रणाली क्या है।
कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है कि पहले जो होता था, जो हमारी स्कूलिंग होती थी, तो ध्यान रखें कि स्कूल सिस्टम की बात हो रही, स्कूलिंग जो होती थी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि पहले प्राइमरी स्कूल, फिर अपर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल। अर्थात तो उन्होंने कहा कि पूरे भारत, हर राज्य में जो है वो कॉमन स्कूल सिस्टम खोले जाने चाहिए, अर्थात ऐसे विद्यालय खोले जाने चाहिए जो हर तरह, यानी पूरी की पूरी ओवरऑल, यानी कंसीडर द ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन, अर्थात स्कूलिंग एजुकेशन के जितने भी स्तर हैं वो सारे स्तर को कवर करता हो। फिर कवर द ऑल एस्पेक्ट, ऑल सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द स्कूलिंग एजुकेशन। तो इसको अगर हम सामान्य शब्दों में समझें कॉमन स्कूल सिस्टम को, तो उसका मतलब ये है कि ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा चले। ऐसे नहीं कि इंटर 6 से 12 तक के इस क्लासेस लग रही हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, उसमें साइंस के भी सब्जेक्ट हो, उसमें आर्ट का भी सब्जेक्ट हो, उसमें एग्रीकल्चर भी हो, उसमें कॉमर्स भी हो, तो उसमें सारे विषय विद्यालय शिक्षा के अवेलेबल हो। दूसरा, उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी उसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, शहरी, ग्रामीण, जनरल, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, हर किसी को पढ़ने का राइट हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो कॉमन स्कूल प्रणाली उन्होंने बात कही कि हम वो जो एक नेशनल स्ट्रक्चर एजुकेशन का कैसे लाए, तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य स्कूल सिस्टम या एक सामान्य विद्यालय प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। और एक कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है ऐसे विद्यालय खोले जाएं जो विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों को कंसीडर करते हों, विद्यालय शिक्षा के सभी पक्षों को कंसीडर करते हों, विद्यालय समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों। इस तरह के विद्यालयों को ही हम कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था, और इस सुझाव के बाद ही सरकार ने कुछ ऐसे विद्यालय खोले जिनमें 1 से लेकर के 12 तक की एजुकेशन दी जाती थी, और उसी स्कूल में आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, वोकेशनल, कॉमर्स, होम साइंस, सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होते थे। और उसमें सभी को पढ़ने का, ग्रामीण चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शहरी विद्यार्थी हो, चाहे वो कला वर्ग का हो या विज्ञान वर्ग, सबको एक साथ पढ़ाया जाता था। तो इसको हम कहते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। फिर जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स खोलने की बात की, इसको हम स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम नेबरहुड स्कूल भी कहते हैं, यानी पड़ोसी, या इसको विद्यालय संगम भी कहा जाता है। हिंदी में विद्यालय संगम या विद्यालय संकुल, और इंग्लिश में इसको हम स्कूल कॉम्प्लेक्स या नेबरहुड स्कूल कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो साधन, एक विचार था कोठारी कमीशन का। बहुत बार पूछा जाता है कि संकुल विद्यालयों की अवधारणा किस आयोग ने बताई, और ये संकुल विद्यालय या स्कूल कॉम्प्लेक्स होते क्या। कॉम्प्लेक्स हम सभी लोग समझते हैं, कहते हैं ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शब्द से तो हम परिचित है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जब हम जाते हैं, यानी मॉल्स, और मॉल्स में होता क्या है, मॉल्स में हमको सारी चीजें मिलती हैं, यानी वहां पर होजरी भी मिल रही है, वहां पर ग्रोसरी भी मिल रही है, वहां इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं, तमाम और वेजिटेबल्स भी मिल रही है, तमाम चीजें अंडर द वन रूफ आपको मिल रहा है। शिक्षा में जब इसी बात को लागू करने की बात की गई, चूंकि हमने कहा कि उस कालखंड में भारत आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था, तो संसाधनों का बहुत अभाव रहता था। किसी विद्यालय में लैब है तो लाइब्रेरी नहीं है, किसी में लाइब्रेरी है तो लैब नहीं है, किसी में टीचर हैं तो स्टूडेंट नहीं है, किसी में स्टूडेंट है तो टीचर नहीं है, किसी के यहाँ रिसर्च हो रही है तो किसी के यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है, किसी के यहाँ फर्नीचर है या नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे क्वालिटी मेंटेन की जाए, तो इस कमीशन ने एक सुझाव दिया स्कूल कॉम्प्लेक्स का। स्कूल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, स्कूल कॉम्प्लेक्स एक एसोसिएशन होता है लोकल लेवल पर, लगभग 8 से 9 इंस्टीट्यूशंस का एक क्लस्टर होता है। और वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अर्थात जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होता है वो एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी स्कूल,
सेकेंडरी स्कूल, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, टेक्निकल स्कूल। तो एक लोकल स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, तकनीकी संस्थान होते हैं जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, डाइट, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं ये आपस में मिलकर के एक समूह बनाती हैं, एक रजिस्टर्ड ऑटोनोमस सोसाइटी होती है। जो संकुल विद्यालय होते हैं ये इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में काम करते हैं जिसमें 8 से 10 समूह होते हैं। और ये समूह किस लिए बनाए जाते हैं, किस लिए बनाया गया? ताकि ये आप जो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, साझा कर सके, यानी उनकी जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है वो हो जाए। क्योंकि सरकार हर किसी को हर चीज मुहैया नहीं करा सकती थी उस कालखंड में, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर बगल वाले स्कूल में लाइब्रेरी है तो हमारे बच्चों को या एक विद्यालय के बच्चों को उस विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ सकते थे। अगर उनके विद्यालय में लैबोरेटरी नहीं है, हमारे विद्यालय में लैबोरेटरी है, तो उनके विद्यालय बच्चों को हमारे यहाँ आकर के हमारी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो जब इस तरीके की, तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था जो है वो सीमित संसाधनों में अधिकतम जो है विकास, अधिकतम उन्नति कैसे की जाए, तो उसकी दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ कोठारी कमीशन का ये सुझाव स्कूल कॉम्प्लेक्स का। तो ध्यान रखें, यहाँ पर केवल स्कूल कॉम्प्लेक्स का टर्म जान लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके औचित्य को जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो कोठारी कमीशन ने विद्यालय संकुल्स की बात की। विद्यालय संकुल्स होते क्या हैं? ये लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थानों का एक मान्यता प्राप्त एक समूह होता है, एक सोसाइटी होता है जो आपस में भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सबकी उन्नति होती है। जब कोलैबोरेशन होता है, किसी का कुछ मिला, किसी का कुछ मिला, किसी का कुछ मिला, तो सब लोगों ने आपस में मिलजुल करके क्या किया जिससे सभी को लाभ हो गया उस क्षेत्र में। अगर वहां आइसोलेशन होता तो जो जिसके पास लाइब्रेरी है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है तो उसके स्टूडेंट्स लैब प्रयोग कैसे करते, या फिर जिनके पास लेबोरेटरी उनके स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इस तरीके से संसाधनों का आपस में उन्होंने साझा किया, संसाधनों को आपस में एक दूसरे के साथ बांटा और इससे सभी की जो है वो शैक्षिक जो स्तर है, जो शैक्षिक शिक्षा का गुणात्मक स्तर है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव हुआ। तो कॉमन स्कूल सिस्टम समझ में आया। नेबरहुड्स का मतलब है ना कि स्थानीय स्तर के विद्यालयों का समूह, लेकिन इसमें ध्यान रखें इसमें केवल प्राइमरी विद्यालय ही नहीं होते थे बल्कि सभी थे, प्राथमिक, माध्यमिक जो है व्यावसायिक विद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान आदि सभी को मिलाया जाता था। और उसमें जो सबसे समृद्ध होता था उसको एक प्रेसिडेंट के रूप में काम करना होता था। फिर SUPW, SUPW का मतलब है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। बात समझ में आ रही है? SUPW क्या है? एक शैक्षिक कार्यक्रम था, यानी भारत में व्यवसायिक शिक्षा यानी शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए, जो कि गांधी जी की बुनियादी तालीम पर बेस्ड है, अर्थात जो शिक्षा के गांधीयन मूल्य थे, जो गांधीयन वैल्यूज थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता था। और इसमें कम से कम एक पीरियड जो होता था वो बागवानी के लिए या हैंडक्राफ्ट के लिए लगाया जाता था। जब हम लोग पढ़ते थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्लास को भी अटेंड किया होगा अपने स्कूलिंग पीरियड में। तो इसमें क्या होता था कि वीक में कम से कम 2 पीरियड जो होते थे वो लगाए जाते थे
इसके लिए जिसमें व्यक्ति क्या करता था, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता था। जो बॉयज होते थे वो गार्डनिंग करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे, हैंडक्राफ्ट बनाते थे। गर्ल्स जो है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क करना। तो यहाँ पर जो हैंड ट्रेनिंग होती थी ताकि हम शिक्षा को रोजगार से जोड़ सकें। तो उस रोजगार को जोड़ने के लिए SUPW एक कॉन्सेप्ट था जो कोठारी कमीशन ने डेवलप किया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो टर्म है SUPW, ये पूछा जाता है कि SUPW का संबंध किससे है। तो हमने कहा कि ये शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए है, और इसमें हम हैंडक्राफ्ट यानी जो बुनियादी तालीम में रोजगार उन्मुखी शिक्षा की बात की थी, प्रशिक्षण की बात की जा रही थी। तो छोटे मोटे डलिया बनाना, क्राफ्ट बनाना, खिलौने बनाना, उनसे बेचना, तो उस तरीके का यहाँ पर एक प्रोग्राम था। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट जो पहली दफा किया गया वो ईश्वर भाई पटेल समिति ने 1977 में किया था। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि SUPW का सुझाव किसने दिया था। तो SUPW का सुझाव जो था वो कोठारी कमीशन ने दिया 1964-66 में, लेकिन ये जो लागू हुआ वो 1977 में लागू हुआ, जब ईश्वर भाई पटेल समिति ने इसको पहली दफा ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। तो लागू हुआ 1977-78 में, लेकिन सुझाव आया कोठारी कमीशन से। फिर जो दूसरी बात आती है वो है ट्राई स्कूल फॉर्मूला। इसको हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है यहां पर कि 3 भाषाओं का अध्ययन, अर्थात यहां पर क्षेत्रीय भाषा, फिर राष्ट्रीय भाषा और फिर विदेशी भाषा। यानी स्कूलिंग पीरियड में बच्चे को इन 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज कराया जाएगा। अब जरा इसको हम थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं, इस त्रिभाषा फार्मूले को, और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था? ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था रीजनल, नेशनल एंड फॉरेन। क्लियर? यानी एक क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा का नॉलेज। अब इसमें 3 तरह का जो ये फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन था उसमें कुछ इस तरीके से था, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। अब प्राइमरी में उन्होंने कहा कि जो यहां पर लोअर प्राइमरी और फिर यहां पर अपर प्राइमरी था, फिर यहां पर सेकेंडरी या जिसको हम लोअर सेकेंडरी कहते हैं, और फिर यहां पर हायर सेकेंडरी कहते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर केवल 1 लैंग्वेज होगी और यहां पर 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। 1 लैंग्वेज का मतलब है यहां पर या तो उसको मदर टंग पढ़ाए, मदर टंग में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और यहां पर उन्होंने 2 भाषाओं के बारे में बात की, मदर टंग के बारे में बात की यहां पर, मदर टंग, और दूसरी उन्होंने कहा, या इसको हम रीजनल भाषा भी कह सकते हैं कहीं कहीं पर,
तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, और दूसरी भाषा जो इन्होंने कही वहां पर वो कही हिंदी, ठीक है, या इसको इंग्लिश कहा गया। अब आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। सॉरी, लोअर सेकेंडरी पर भी इन्होंने 2 भाषाओं की बात की कि यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला लागू होगा, लेकिन हायर सेकेंडरी में उन्होंने 3 भाषाओं की बात की। वो 3 भाषाएं क्या होंगी? एक तो हमारी मदर टंग होगी, दूसरी हमारी हिंदी होगी, और तीसरी क्या होगी? हमारी इंग्लिश होगी। देखिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इससे सीधे पूछा जाता है, लेकिन और अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके का यहाँ पर फ्रेम बनेगा। और हायर में जो है वहां पर 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। एक जो हमारी मॉडर्न इंडियन है, मॉडर्न इंडियन, और फिर यहाँ पर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। तो एक आधुनिक भारतीय भाषा और एक आधुनिक विदेशी भाषा, जिसमें इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच, जर्मन, इस तरह की बात की थी। तो त्रिभाषा सूत्र की जो है का प्रपोजल जो है वो कोठारी कमीशन ने दिया था। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब है कि क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा का ज्ञान जो है वो बच्चे को कराया जाएगा। अब फिर उसमें इसके अंदर का ये डिस्क्रिप्शन है। आज इस की क्लास में एक आखिरी टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कोठारी कमीशन में अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए हम केवल एक ही चीज को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और वो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल यानी बहुउद्देशीय विद्यालय जिसे आप कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएं। अब बहुउद्देशीय विद्यालय होते क्या हैं? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हो चुकी थी, शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर विद्यालय शिक्षा के लिए, ठीक है। और 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हो चुकी, तो फिर एनसीईआरटी से ये कहा गया कि ये अपने जो है वो क्षेत्रों का विस्तार करे। तो इससे संबंधित बहुत सारे मल्टी पर्पज या कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स के बारे में बात की गई। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स का मतलब यहाँ पर था ऐसे स्कूल जहां पर कई तरह की चीजें, कई तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चले, एकेडमिक कोर्सेज भी चले, डिस्टेंस कोर्सेज भी चले, यानी एक मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट्स खोले जाए जहां पर टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, जहां पर एकेडमिक स्कूल्स एकेडमिक एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, जहां पर डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह के विद्यालयों को कम से कम प्रत्येक राज्य में उन्होंने कहा कि हर स्टेट में कम से कम एक कॉम्प्रिहेंसिव या बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे विद्यालय जो विविध प्रकार की शिक्षा का उपबंध करते हैं एक ही कैंपस के अंतर्गत। तो हमने स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, हमने कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, हमने कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की, हमने नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, हमने ट्राई लैंग्वेज फार्मूले के बारे में बात की, हमने SUPW के बारे में बात की। तो ये वो बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं तमाम विद्यालय में, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अभी भी हम इस आयोग का केवल 30 या 40% ही हमने कवर किया है, और अगली वीडियो पर हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका 60% जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है इस आयोग का। लेकिन आज इतना ही गाइस, और रोज की तरह हम आज के जो आपके 2 सवाल हैं उनको जरा आप नोट करें यहाँ पर कि आपको किन 2 सवालों के जवाब देने हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो सवाल ये है कि
भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो विश्व में किस नंबर पर है? व्हाट द पोजीशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड? तो उसका प्लेस या उसकी पोजीशन बतानी है कि भाई वो चौथे नंबर पर है या 10वें नंबर पर है या 20वें नंबर पर है। पहला प्रश्न तो आपको ये है। और दूसरा जो प्रश्न है कि भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो किस देश के एजुकेशन सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है? दो सवालों के जवाब देने हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट क्वेश्चंस के जवाब लिखे हैं और बहुत सही जवाब उन्होंने लिखे हैं, तो उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट्स की और बेस्ट विशेस की। वो स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जब आप जवाब लिखते हैं तो इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है और अधिक मेहनत करने की। तो केवल इस परिप्रेक्ष्य में ही ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ ही आपका एक आकलन भी होता रहे कि आप बताई गई चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, आज के दो क्वेश्चंस है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में किस पोजीशन पर है, और जो दूसरा है कि भारत का हायर एजुकेशन मॉडल किस देश की शिक्षा से जो है वो प्रभावित है या उस पर बेस्ड है। वैसे भारत का अपना खुद का एक शैक्षिक ढांचा है उच्च शिक्षा का, लेकिन वो किसी एक देश से प्रभावित है, तो उस देश का आपको नाम बताना है। तो इन दो प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और जितना पॉसिबल हो शेयर भी करिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन ईजिली पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।